दोस्तों, मैं आरिफ खान क्राइम एक्सपोजर न्यूज़ रूम से एक बार फिर आपके सामने नई खबरों और नए मुद्दों के साथ। दोस्तों, इस वीडियो में शुरू से आखिर तक बने रहिए क्योंकि मैं आपको सेलुलर जेल के बारे में बताऊंगा जिसका नाम कुछ ने सुना होगा और बहुतों ने नहीं सुना होगा। ये अंडमान निकोबार स्थित है। अंडमान निकोबार के बारे में बहुत लोग जानते होंगे, लेकिन जो नहीं जानते होंगे उनकी जानकारी के लिए अंडमान निकोबार के बारे में भी बताया जाएगा। सबसे पहले सेलुलर जेल के बारे में बात करते हैं क्योंकि सेलुलर जेल से हर हिंदुस्तानी के जज्बात जुड़े हुए हैं। हिंदुस्तान के कोने कोने से जिस तरह से अंग्रेज़ सरकार ने वहाँ के लोगों को, जिन्होंने आज़ादी की आवाज़ उठाई थी, उनको प्रताड़ित किया था और काले पानी की सज़ा के नाम पर इस जेल में ले जाकर डाल दिया जाता था, जो बीच समंदर में स्थित पानी में, बिल्कुल बीच पानी में स्थित छोटा सा एक जजीरा है, एक टापू है जिसे अंडमान निकोबार नाम से जानते हैं, जिसके बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है, यानी ज़मीन से जोड़ने वाला कोई रास्ता नहीं है। शिप से जाते हैं या हवाई जहाज़ से वहाँ पे पहुँचा जाता है। आज भी स्थिति यही है। ये जो जेल की दीवारें देख रहे हैं, इसमें उन बुज़ुर्गों की, उन पुरखों के खून पसीना इसमें मिला हुआ है, जिन लोगों ने आज़ादी की आवाज़ उठाई थी, हिंदुस्तान को आज़ाद करने के लिए अंग्रेज़ों को वापस जाने का नारा दिया था। उनको देशद्रोही के जुर्म में यहाँ पर उठाकर यहाँ से बंद कर दिया जाता था, काला पानी की सज़ा दी जाती थी और उनसे मेहनत मशक्क़त करा के ये जेल तामीर कराई जाती थी। इसके अलावा जो हीनियस क्राइम करते थे उन क्रिमिनलों को भी यहाँ पर भेजा जाता था। और ये न सिर्फ हिंदुस्तान के थे बल्कि वर्मा और म्यांमार के भी क्रिमिनल जो थे यहाँ पर भेजे जाते थे। जैसे कि कहते हैं कि वहाँ के भी लोगों को यहाँ पर भेजा गया था, लेकिन इसमें अधिकतर जो था वो हिंदुस्तान, यूपी, बिहार और दूसरी जगहों पर, आंध्र प्रदेश, बंगाल आदि के, जो उस ज़माने के जो लोग थे, जो आज़ादी के मतवाले थे, जो आज़ादी के लिए दीवाने थे, आज़ादी की आवाज़ उठाया करते थे। अंग्रेज़ सरकार उन्हीं की सबसे ज़्यादा दुश्मन थी। उनको यहाँ से हटाकर इस जेल में ले जाकर कैद कर दिया जाता था और इस जेल में जो पहुँचता था, समझ लीजिए वो फिर वापस अपने परिजनों से नहीं मिलता था। आगे दिखा, इसको काला पानी की सज़ा के नाम से इसलिए जाना जाता था कि किसी के ख्वाबों ख्यालों में भी ये जगह नहीं थी और ना ही कोई जानता था इसके बारे में। इसलिए जब किसी को काला पानी की सज़ा सुनाई जाती थी तो उसके घर में कोहराम मच जाया करता था और वो सोच लेते थे कि अब इससे मिलना नामुमकिन है, और होता भी यही था। जो वहाँ पहुँच जाया करता था वो कभी वापस नहीं आता था। हमारी एक ख़ास रिपोर्ट जो हमने इसमें तैयार की है, उम्मीद है कि आपको ज़रूर पसंद आएगी। देखिए शुरू से। से आप लोगों ने अंदर आए, ये जो इस जेल का एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक था, ऊपर वाले हिस्से में जेलर डेविड बारे उनका रेसिडेंस ऑफिस वगैरह था, और नीचे के हिस्से में पूरे गोडाउन के हिसाब से ब्रिटिशर्स को यूज़ करते थे। तो जैसे ही आप लोगों ने अंदर आए, देखिए सामने की ओर दो जोत जल रहा है, वो है स्वतंत्र जोत। ये दोनों जोत उन शहीदों के याद में जलाया गया जो लोग यहाँ पे शहीद हुए थे, और उसको जलाए रखने के लिए हर एक महीने जो है 24+24 यानी कि 48 सिलेंडर्स को यूज़ करते हैं, जो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन द्वारा इस जेल को फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं शहीदों के याद में जलाए रखने के लिए। उसी तरह देखिए ठीक सामने की ओर जो व्हाइट मार्बल्स जला, वो देख पा रहे हैं ना आप लोग, ये जो है मार्टियर्स कॉलम है, शहीद स्मारक है। तो पूरे भारतवर्ष में जितने भी लोग शहीद हुए थे उनके याद में बनाया हुआ शहीद स्तंभ है, मार्टियर्स कॉलम है। वो जितना स्पेस कवर्ड है वहाँ पे जो है पहले एक लकड़ी का बिल्डिंग था जो इस जेल का हॉस्पिटल हुआ करता था फ्रीडम फाइटर्स के लिए। तो टूटने के बाद उसको 1985 में शहीद स्मारक का शेप दिया गया। और ये जो सिटिंग अरेंजमेंट दिया हुआ, ये लाइट एंड साउंड शो के लिए। जनरली क्या होता है, शो के दौरान यहाँ पे आपको बिठाया जाएगा और जेल के बारे में हिस्ट्री बताएगी। ये पीपल का पेड़ है, जो पेड़ आप देख पा रहे हैं, देखिए देखने में वो पेड़ आपको बहुत छोटा लग रहा है, लेकिन ये 100 साल से भी पुरानी है। ओमपुरी जी की आवाज़ में है जो स्टोरी बताती है। 1998 में एक हैवी वेदर में ये पेड़ अपरूट हो गया था, उसके बाद सेम स्पॉट पे इसके रूट को रीप्लांट किया गया है, इसलिए देखने में आपको बहुत छोटा लग रहा है, अदरवाइज ये मोर देन 100 ईयर ओल्ड ट्री है। और ये जो दो ब्लॉक है, ये ब्लॉक और ये यहाँ का किचन और स्टोर रूम के हिसाब से ब्रिटिशर्स द्वारा उन दिनों यहाँ पे यूज़ किया करते थे। तो देखिए जेल का कंस्ट्रक्शन जो है ब्रिटिशर्स के द्वारा स्टार्ट किया गया 1893 में और कंप्लीट किया गया 1906 में, यानी कि तकरीबन 13 साल लगा था इस जेल को बनने के लिए। और उसको एक स्टार फिश का मॉडल में बनवाया गया, जो मैंने आपको अंदर मॉडल दिखाया। तो जो सेंट्रल टावर है, उस सेंट्रल टावर के साथ पूरे 7 विंग्स को जोड़ा गया। अब इन सभी विंग्स में जाने का रास्ता जो है सेंट्रल टावर से ही दिया गया, यानी कि अगर किसी को भी अंदर जाना है तो यहाँ से जाएंगे टावर, और वहाँ से जो है कनेक्टिंग पैसेज के थ्रू हर विंग्स पे जाने का रास्ता दिया गया, अदरवाइज कहीं से कोई रास्ता नहीं था। ये जो आप लोग देख पा रहे हैं, एक विंग का सामने का हिस्सा है, और अगर उस पर ध्यान देंगे तो देखिए उसके पीछे का हिस्सा है।
अगर एक भी कैदी उसके अंदर बंद है या एक सेल के अंदर बंद है, एक रूम पे बंद है, तो दूसरों के साथ कोई कम्युनिकेशन या बातचीत नहीं कर पाएगा। उस तरीके से ब्रिटिशर्स के द्वारा इस जेल को बनवाया गया। तो ये जो जेल बनाने के लिए जितने भी ब्रिक्स वगैरह यूज़ हुआ, ये सारे अपने कोस्टल एरियाज़ पर फ्रीडम फाइटर्स के थ्रू बनवाया गया। उनका लेबर की तरह यूज़ करते थे। लेकिन इसमें जो आयरन बार्स, लॉकिंग सिस्टम, यानी कि जो भी लोहे वगैरह का आइटम है, ये सारे जो आयरन आइटम्स ये बर्मा से लाया गया। तो उस वक्त इसके अंदर टोटल 7 विंग्स था, जिसमें 693 रूम्स थे और हर एक रूम जो है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट था। एक रूम में एक ही कैदी को रखते थे। उस वक्त तो 7 विंग्स था, लेकिन आज इस जेल के अंदर आप लोग देख पाएगा सिर्फ 3 विंग्स, जिनमें से देखिए 2 यहाँ पे देख पा रहे हैं आप लोग, एक इसके बैक साइड में है। तो बाकी के 4 विंग्स जो है वो टूट चुके हैं और टूटने के भी बहुत सारे रीजंस थे, जैसे कि अर्थक्वेक 1941 में जो हुआ था। उसके बाद 42 से 45 जब जापानियों ने अंडमान को कब्जा किया था, तो लोगों ने क्या किया, यहाँ पे बहुत सारे बंकर्स वगैरह भी बनाया गया विद द हेल्प ऑफ दैट सेम जो टूटा हुआ जो ब्रिक्स था उसको रीयूटिलाइज किया गया। उसके बाद भारत की आज़ादी होने के बाद 1964 चलते चलते यहाँ पे जो पॉपुलेशन वगैरह हुई, तो हॉस्पिटल की ज़रूरत थी। तो अपना अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन ये जो पीछे की जो टूटा हुआ 4 विंग्स था, उस एरिया को टोटली क्लियर किया गया और वहाँ पे एक बहुत बड़ा सा हॉस्पिटल कंस्ट्रक्ट किया, जिसका नाम है जीबी पंत हॉस्पिटल, गोविंद बल्लभ पंत हॉस्पिटल। तो ये मेजर 3 रीज़न है जिस वजह से आज हमारे पास 7 में से सिर्फ 3 विंग्स बचा हुआ, बाकी के 4 पूरे के पूरे टूट चुके हैं। ये गाइड साहब जिस विंग्स की बात कर रहे हैं, ये आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं। देख सकते हैं कि यहाँ पर 7 विंग्स हैं। पहले 7 ही विंग्स थे, लेकिन अब 4 विंग्स को जो है धाराशायी कर दिया गया है। अलग अलग स्थिति में अलग अलग नीतियों के कारण उनको गिरा दिया गया है या गिर गए हैं। अब केवल 3 विंग्स बाकी हैं। लेकिन दोस्तों, काला पानी की जेल, जिसे सेलूर जेल के नाम से भी जाना जाता है, वो उसकी दीवारें आज भी चीख चीख कर इस बात की गवाही दे रही हैं कि किस तरह से जिस समय अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान को ग़ुलाम बना रखा था और हमारे हिंदुस्तानियों ने उस वक्त जो आज़ादी की आवाज़ उठाई थी, उनको यहाँ पर लाकर किस तरह यातनाएं दी गई थी और कैसे क्या काम कराए गए थे। ये जेल अंडमान निकोबार स्थित है। अब मैं अंडमान निकोबार के बारे में कुछ बताने जा रहा हूँ, वो भी सुनिए। करते हैं कि हमको अंडमान निकोबार कैसे पहुंचना है। दोस्तों, अंडमान निकोबार पहुंचने के लिए कोई भी रोड ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी नहीं है, क्योंकि ये एक समुद्र के बीचों बीच एक छोटा सा आइलैंड है, एक छोटा सा टापू है, जिसमें आपको या तो शिप के माध्यम से जाना पड़ेगा या फिर आपको एरोप्लेन के माध्यम से जाना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि हमको जो फ्लाइट लेनी है या फिर जो हमको जहाज लेना है, वो कहां से लेना चाहिए। अब यहाँ पे मैं दोनों पहलू पे बात करूंगा। अगर मैं बोलूं कि अगर आप फ्लाइट से जाना चाहते हैं, तो फ्लाइट से जाने के लिए आपके पास जो नियरेस्ट एयरपोर्ट है वो है आपका कलकत्ता या फिर विशाखापट्टनम, या फिर अगर आप चाहें तो चेन्नई से भी ले सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने शहर से यानी कि मुंबई से हैं, बेंगलोर से हैं या फिर दिल्ली से हैं, तो फिर आप वहां से भी डायरेक्ट फ्लाइट ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये बातें थी कि अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो इस प्रकार आ सकते हैं। दूसरी बात करते हैं कि अगर आप शिप से आना चाहते हैं, तो देखिए दोस्तों, अगर आप फ्लाइट से जाते हैं तो उसी दिन 2 से 3 घंटे में पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर आप शिप लेते हैं तो आपको 2 से 3 दिन केवल शिप में ही लग जाएगा और साथ ही साथ आपका खर्चा भी कुछ ज्यादा कम आपको देखने को नहीं मिलेगा। लगभग आपको कॉस्ट उतना ही पड़ जाएगा। और दोस्तों, अगर मैं बात करूं कि अगर आप शिप से जाना चाहते हैं तो आप चेन्नई से शिप ले सकते हैं या फिर कलकत्ता से भी ले सकते हैं। अंडमान में एक स्थान है जिसका नाम है पोर्ट ब्लेयर, जो कि अंडमान की कैपिटल भी मानी जाती है। तो दोस्तों, पोर्ट ब्लेयर में ही आपको फ्लाइट वाला ड्रॉप करेगा और उस पोर्ट ब्लेयर के आसपास आप चाहे तो अपने होटल ले सकते हैं, या नहीं तो चाहे आप अंडमान के जो मेन शहर है वहां पे भी आप अपने होटल ले सकते हैं। अगर मैं पोर्ट ब्लेयर के आसपास की बात करूं कि अगर आप वहां होटल लेना चाहते हैं तो उसका कॉस्ट थोड़ा सा ज्यादा होता है। 2500, 3000 से लेकर 4000, 5000 तक के होटल आपको मिलेंगे। और वही अगर मैं बात करूं अंडमान से 4 से 5 किलोमीटर आप आ जाइए शहर में, जहां पे ये सेलुलर जेल ये सारी चीजें हैं, तो इन जगह पे आपको होटल जो मिलेंगे वो आपको 1500 से 2000 में मिल जाए। आप 2 आइलैंड में तो जरूर घूमने जाएंगे जो कि अक्सर टूरिस्ट जाते हैं, जिसका नाम है एक तो हैवलॉक आइलैंड और दूसरा है आपका नील आइलैंड। तो वहां से आपको जो फेरी करनी है वो आपको पोर्ट ब्लेयर से ही मिल। फेरी वो है जो कि एक जहाज है और वही जहाज आपको अंडमान से लेके हैवलॉक तक लेके जाएगा और आपको नील आइलैंड तक लेके जाएगा। तो फेरी वहां पे एक प्रकार से कह सकते हैं जहाज को बोला जाता है, क्रूज को बोला जाता है, जो कि छोटा सा होता है, ज्यादा बड़ा नहीं होता है। अब यहाँ पे मैंने एक दूसरा नाम लिया था मरीना चट्टी। मरीना चट्टी वह स्थान है जहां से आपको इस फेरी की टिकट लेनी है। अब वहां पे भी आप जाके वहां भी एंजॉय कर सकते हैं। रॉस आइलैंड जाने के लिए जो आपको जहाज लेनी पड़ेगी वो आपको एबरडन जट्टी के पास जाना पड़ेगा। एबरडन जट्टी दोस्तों वो स्थान है जहां से आपको रॉस आइलैंड के लिए शिप मिलती है। तो वहां जाइए, वहां से आप रॉस आइलैंड की शिप की टिकट निकलवाइए। टिकट का कॉस्ट लगभग दोस्तों आपका 600 से 700 रुपए पड़ता है एक व्यक्ति का जाने का और वापस आने का, जिसमें आपके और भी कुछ एंट्री फीस शामिल रहते हैं। तो आप वहां से रॉस आइलैंड जाइए, वहां कुछ समय व्यतीत करिए, 3 से 4 घंटा आपको लगेंगे। वहां फोटोशूट करिए, वीडियोग्राफी करिए, और भी अगर आप कुछ चीजें घूमना चाहते हैं वहां पे अंडमान में और भी 3-4 बीचेस हैं, तो उन जगहों पे भी आप जाके वहां के नारियल पानी का स्वाद लीजिए, वहां के वादियों का लुत्फ उठाइए और आप अगले दिन प्रस्थान कीजिए, यानी कि डे नंबर 3 पे हैवलॉक आइलैंड के में हमको कौन से स्थान पे रुकना चाहिए। तो हैवलॉक आइलैंड में जो सबसे फेमस और सबसे नीट एंड क्लीन जो बीच है वो है आपका राधानगर बीच। बताइए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि डायरेक्ट नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहे। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह फिर जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद।